नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2025 के राज्य स्तरीय विश्व विकलांगता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नेत्रहीन छात्रों से मुलाकात की और उनके हौसले की सराहना की। कार्यक्रम में सीएम ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, कल्याण, छात्रवृत्ति और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने से जुड़ी कई अहम पहल घोषित की। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि हर दिव्यांगजन तक सही सहायता और अवसर पहुंचे ताकि वो अपनी पढ़ाई और करियर में आगे बढ़ सके। उन्होंने कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को भी सम्मानित किया। बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावक, सामाजिक संगठन इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हुए। संसद के शीतकालीन सत्र के शुरुआती 2 दिन लगातार हंगामे की भेंट चढ़ गए। विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और इसी टकराव के चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई बार बार बाधित हुई। हालांकि संसद में एसआईआर पर जारी गतिरोध अब दूर हो चुका है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की मांग मानते हुए साफ कहा कि एसआईआर पर विस्तृत चर्चा अगले सप्ताह कराई जाएगी। इसके साथ ही अगले सप्ताह ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष पूरे दिन की चर्चा भी तय की गई है। इस बीच राजनीतिक हलचल बढ़ाने वाली एक और बड़ी गतिविधियां सामने आई है। लेबर कोड के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देकर श्रम कानून के प्रभाव पर तत्काल चर्चा की मांग उठाई है। उधर राज्यसभा में भी कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। कुत्तों को लेकर उनके हालिया बयान को गंभीर आपत्ति उस पर जताई गई है। इसे संसद की गरिमा और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन भी माना जा रहा है। इसे लेकर विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है। आज सदन में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, संसद में पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू, लोकसभा में कांग्रेस के लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी, राज्यसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और अन्य सांसद उपस्थित थे। संसद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के योगदान, उनके आदर्शों और राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सांसदों ने उनके व्यक्तित्व, शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में किए गए योगदान की भी सराहना की। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न केवल पहले राष्ट्रपति थे बल्कि एक आदर्श नेता और देशभक्त भी थे, जिनकी दूरदर्शिता और निष्ठा आज भी प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर पर सदन में मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके जीवन और कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई। और बड़ी खबर दिल्ली से बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव नतीजे में अब उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी से 2 सीटें छीन ली गई। आपने अपना गढ़ बचा लिया। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 7 और आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती है। कांग्रेस ने भी संगम विहार ए सीट पर जीत दर्ज की है। जिन 12 वार्डों में 30 नवंबर को वोटिंग हुई थी, उनमें से 9 पहले बीजेपी के पास थी और बाकी आम आदमी पार्टी के पास थी। साल 2022 में 250 वार्ड के लिए हुए एमसीडी चुनाव में 50 से 47% के मुकाबले इस उपचुनाव का वोट प्रतिशत 38.51% रहा। जिन सीटों पर उपचुनाव हुआ था उसमें मुंडका, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका बी, डिचाऊ कला, नारायणा, संगम विहार ए, दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर शामिल है। कुल 51 कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे, जिनमें से 26 महिलाएं और 25 पुरुष थे। वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में देर रात बड़ा हंगामा हो गया। यहां स्टूडेंट्स और पेक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों के बीच जमकर झड़प हुई। इसके बाद पूरा कैंपस हाई सिक्योरिटी जोन में बदल गया।
बताया जा रहा है कि किसी मामूली विवाद को लेकर दोनों पक्षों में बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गई। स्थिति बिगड़ते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस को बुलाया और कैंपस के अंदर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई। कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई और छात्रों की आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही है। फिलहाल माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और मामले की जांच जारी है। कर्नाटक के बागलकोट से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। गन्ना ले जा रही एक खड़ी ट्रॉली से कार के टकरा जाने पर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर मौजूद लोग सहम गए। बागलकोट की शांत सड़कों पर सोमवार देर रात यह हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी गन्ने से लदी ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। कार में सवार सभी 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर रोशनी की कमी और ट्रॉली पर पर्याप्त रिफ्लेक्टर न होने की वजह से कार चालक को आगे खड़ी ट्रॉली दिखाई नहीं दी। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। ये परिवार के लिए हमेशा ही एक गहरे घाव भरा होगा, क्योंकि एक ही परिवार के लोगों की मौत हुई है। सवाल ये उठता है कि क्या सड़क सुरक्षा के इंतजाम में सुधार के बिना ऐसी दुर्घटनाएं रोकी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर उस समय हड़कंप मच गया जब मथुरा से लौट रहे तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि बस में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा देर रात उस समय हुआ जब बस तेज गति से शाहजहांपुर की ओर बढ़ रही थी। अचानक नियंत्रण खोने के कारण बस सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस और एम्बुलेंस को इसकी जानकारी दी। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास जारी है कि हादसे की वजह चालक की लापरवाही थी या बस में किसी तरह की तकनीकी खराबी के कारण ये दुर्घटना हुई है। और भिवंडी से बड़ी खबर है, जहां कपड़ा और फर्नीचर के एक बड़े गोदाम में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए कई फायर टेंडर मौके पर पहुंचे, लेकिन लपटें अभी भी उठती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। अच्छी बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन भारी आर्थिक नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। दमकल विभाग का कहना है कि गोदाम में अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग पर पूरी तरह से काबू पाने में समय लग सकता है। और बड़ी खबर पंजाब से, पंजाब के रोडवेज बस पर हमला हुआ है। हथियारबंद 3 युवकों ने हमला किया है और कंडक्टर को गोली लग गई है। यह घटना थाना ममदोट के अंतर्गत पड़ते गांव करिया के पास बस्ती शेखावाली में बताया जा रहा है। यह घटना जैसे ही हुई सनसनी फैल गई। पंजाब रोडवेज की एक बस पर मोटरसाइकिल सवार 3 हथियारबंद युवकों ने अचानक ही हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार पंजाब रोडवेज की ये बस फिरोजपुर से रोजाना शाम 5:10 पर श्री गंगानगर के लिए निकलती है। बस बस्ती शेखावाली के पास पहुंची तो 3 अज्ञात नौजवान मोटरसाइकिल पर आए और बस पर 2 फायर किए। फायरिंग में कंडक्टर अमनदीप सिंह, जो कि धर्मकोट का निवासी बताया जा रहा है, वो घायल हो गया। गोली उसकी बाई टांग में लगी। बस में उस समय 25 से 30 यात्री सवार थे, जिन्हें तुरंत ही दूसरी बस में आगे के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद बस को थाना लखो के बहराम ले जाया गया। वहीं थाना ममदोट पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हमलावर तीनों युवक अज्ञात बताए जा रहे हैं। ड्राइवर और सभी सवारियां फिलहाल सुरक्षित है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स रीशेड्यूल ऑपरेशनल दिक्कत की वजह से आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ा।
कई फ्लाइट्स में घंटों देरी होने से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ऑपरेशनल समस्याओं के चलते कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स समय पर रवाना नहीं हो सकी। कुछ फ्लाइट्स 2 से 4 घंटे तक लेट हैं, जबकि कुछ को रिशेड्यूल किया गया है। फ्लाइट्स देरी की खबर मिलते ही चेक इन काउंटर्स और वेटिंग लाउंज में यात्रियों की लंबी कतारें लग गई। कई यात्री नाराज भी नजर आए। उनका कहना है कि एयरलाइन कंपनियों ने समय पर सही जानकारी नहीं दी और इससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गया। फिलहाल यहां माहौल धीरे धीरे सामान्य होने की कोशिश है, लेकिन सुबह से चली देरी के कारण कई यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। गुजरात के भावनगर में कालूबा रोड के पास स्थित एक कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौजूद रही और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। मौके पर धुएं का बड़ा गुब्बार भी देखा जा सकता है। सुरक्षा के लिए आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया है। अधिकारी आग के कारणों का भी पता लगा रहे हैं, लेकिन आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी बड़े नुकसान या जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पूरी स्थिति पर नजर बनी है। अचानक धुआं निकलता देखा गया और लोग भागकर बाहर खड़े हुए। फायर ब्रिगेड तुरंत पहुंची और इस दौरान जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार बद से बदतर बनी हुई है और सर्दियों की शुरुआत के साथ ही हवा की गुणवत्ता फिर से खतरनाक स्तरों पर पहुंच गई है। हर साल की तरह इस साल भी राजधानी का आसमान धुंध की चादर से ढका हुआ है। हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से लोगों के आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और दृष्टिता में कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम, स्थानीय उत्सर्जन और पड़ोसी शहरों से आने वाले प्रदूषक मिलकर स्थिति को और भी भयावह बना रहे हैं। सीपीसीबी के मुताबिक बुधवार सुबह भी हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब रही और कई इलाकों में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। वजीरपुर सबसे प्रदूषित रहा, जहां AQI 482 तक पहुंच गया, जो गंभीर प्लस श्रेणी की ओर इशारा करता है। आरके पुरम में भी स्थिति चिंताजनक रही और AQI 427 दर्ज किया गया, जबकि रोहिणी 378 के साथ बहुत खराब श्रेणी में रही। विशेषज्ञों का कहना है कि इन इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां, घनी आबादी और धीमी हवा प्रदूषकों के जमाव को बढ़ा रही है और इसके चलते राहत की उम्मीद फिलहाल कम ही नजर आ रही है। और सर्दी जैसे जैसे बढ़ रही है, कश्मीर में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कश्मीर घाटी में तापमान सभी स्टेशनों पर 0 से नीचे रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो इस मौसम की सबसे ठंडी रात माना जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के कोनिबल घाटी में तापमान -5.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सर्दी से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में साइक्लोन दितवा के गुजरने के बाद मौसम अभी शांत नहीं हुआ है। तेज हवाएं लगातार चल रही है और समुद्र में हाई टाइड की स्थिति बनी हुई है, जिससे तटीय इलाकों में पानी का दबाव बढ़ गया है। प्रशासन ने पहले ही मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है और चेतावनी जारी की गई है कि हवाओं की रफ्तार अचानक ही बढ़ सकती है। तटीय गांव में राहत टीमें तैनात है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कई जगह लोग एहतियात के तौर पर घरों से बाहर कम निकल रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगले कुछ घंटों तक समुद्री लहरें ऊंची रह सकती है, इसलिए सतर्कता बेहद ही जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।